हेलो व्यूअर्स, अभी हम झूठा सच नामक उपन्यास जो यशपाल जी से लिखा गया है उसका विश्लेषण करने वाले हैं। तो हम इसका विश्लेषण संक्षिप्त रूप में करेंगे, ठीक है। और जो लोग नए हैं प्रिपरेशन के लिए, जो यूजीसी नेट हिंदी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नए हैं, ठीक है, बिगनर्स हैं, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में एक इंट्रोडक्शन कोर्स दिया गया है यूजीसी नेट हिंदी का, ठीक है। वो 3 आवर्स का एक बिगनर्स कोर्स है, तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, उसका लिंक है, ठीक है। अब तो अभी हम बात करते हैं झूठा सच के बारे में। तो झूठा सच जो आपका उपन्यास है, उसको यशपाल जी ने 2 भागों में लिखा है। एक जो पहला भाग है वो वतन और देश के नाम से जाना जाता है, और जो दूसरा पार्ट है उसको देश का भविष्य कहते हैं। ये जो वतन और देश है, ये 1958 में लिखा गया है और ये 1960 में लिखा गया है, ठीक है। 1958 1960। तो इसकी कहानी क्या है वो देख लेते हैं पहले। तो झूठा सच जो आपका ये उपन्यास है, ठीक है, इसका प्राइस भी देख लीजिए। पहला भाग, फिर दूसरा भाग आता है, ठीक है। दोनों का प्राइस एक ही है, ठीक है। कभी कभी थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन अमेज़ॉन से मैंने लिया है तो मुझे डिलीवरी कॉस्ट सब मिला के थोड़ा कम में ही आया है, ठीक है। और जहाँ तक हो सके आप अमेज़ॉन पे, जो भी अमेज़ॉन फुलफिल वाला कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उसमें 500 से ज़्यादा लेने पर डिलीवरी प्राइस नहीं लगता है, ठीक है। तो 2-4 बुक्स एक ही साथ ले लीजिएगा, कम में आएगा, ठीक है। तो झूठा सच, अभी जो आपका ये उपन्यास है, इसकी कहानी क्या है वो देख लेते हैं पहले हम। तो झूठा सच, जहाँ तक मैंने अभी तक मैंने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, अभी मैं दूसरा पार्ट पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जहाँ तक मैंने पढ़ा है, ये कोई ऐसा उपन्यास नहीं है जिसमें किसी एक कैरेक्टर की प्रमुखता देखने को मिलती है। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो इसको एक ही कैरेक्टर के ऊपर नहीं लिखा गया है। और जब हम यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करते हैं, अभी मैं नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। नेट में क्वालिफाइड हो चुका हूँ, लेकिन जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो ऐसे कैरेक्टर्स को लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे जैसे कोई इम्पोर्टेंट लगता है कैरेक्टर, उसको वो क्या है, क्या काम करता है, वो सभी यहाँ पे लिख के रख लिया है मैंने, ठीक है। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही लिखा है मैंने, ठीक है। ऐसे आप भी नोट कर लीजिए ऐसे, ठीक है। फिर अंडरलाइन करना पड़ता है जो इम्पोर्टेंट लगता है लाइन, ठीक है। तो इसमें मुझे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर सबसे अधिक तारा का लगा, ठीक है। तो तारा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इसमें। उस मतलब पूरा उपन्यास उसके साथ चलता रहता है, फिर भी अन्य पात्र भी प्रमुख हैं। तो तारा जो है वो एक प्रमुख कैरेक्टर है। उसका भाई जयदेवपुरी, इसका भी कहानी चलता रहता है, ठीक है, जयदेवपुरी। तो तारा और जयदेव जो है वो भाई बहन होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों भाई बहन हैं, और ये कहाँ रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, ठीक है। तो लाहौर में ये दोनों रहते हैं, और मतलब जो मध्यम परिवार होते हैं उनका जो वातावरण होता है वो दिखाया गया है। सबसे पहली बात मुझे इसमें ये अच्छी लगी कि इसमें जो संस्कृति के नाम पर जो भी एक कह सकते हैं हम कि जो लिमिटेशंस होते हैं उसको लगाया जाता है परिवार के द्वारा। इससे जो बच्चे होते हैं उनके विकास पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो तारा बहुत कुछ मतलब जीवन में करना तो चाहती है, लेकिन हर बात में परिवार उसको बीच में आता है, ठीक है। मतलब उस काम करने नहीं देता है कुछ भी। पढ़ाई ठीक से जब वो पूरा करना चाहती है
तो उसमें भी बीच में आ जाता है परिवार। मतलब जो संकुचित सोच होता है लोगों का, उससे जो नई पीढ़ी है वो बहुत मतलब उस पर प्रभाव पड़ रहा है, उसके विकास नहीं हो पा रहा है, ऐसा इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो मतलब जो लड़की है तो नहीं पढ़ सकती है अधिक, ऐसा मानना है परिवार का। ठीक है, विशेष रूप से जो तारा की माँ है उसका नाम, हाँ तो उसका नाम है भगवंती। मतलब बहुत संकुचित सोच है उसका। ठीक है, तो अ, वो अपने बेटी का अच्छा तो चाहती है लेकिन अनजाने में ही उसका बुरा कर देती है। ठीक है, क्योंकि उसका विवाह जो है वो एकदम एक बेकार एक लड़का होता है सोमराज करके। ठीक है, वो जो सोमराज होता है वो परीक्षाओं में असफल रहता है, इसलिए वो मतलब परीक्षा के समय क्या करता है कि एक कोई पेपर ले जाता है जिसमें वो देख के परीक्षा लिखता रहता है। तो जो परीक्षा वाले होते हैं उसको पकड़ के उसके ऊपर केस डाल देते हैं, मतलब नकल करने का। तो यूनिवर्सिटी में उसके ऊपर केस हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा बेकार लड़का होता है सोमराज। ठीक है, तो जबकि जो तारा होती है वो एकदम बुद्धिमान लड़की होती है, लेकिन फिर भी वो लड़की है इसलिए उसका उसकी कोई बात नहीं चल पाती। ठीक है, और सोमराज जो है वो बहुत धनवान होता है। ठीक है, तो ये भी दिखाया गया है इसमें। और इसमें बहुत सारे अन्य कैरेक्टर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे तारा का जो परिवार है उसका चित्रण है, आसपास के जो परिवार हैं मतलब उनमें भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जो संकुचित सोच रखते हैं। ठीक है, मतलब धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर कितना हमारे समाज में रूढ़िवादिता है वो देखने को मिलती है। और ये जो उपन्यास है कहीं से भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि यशपाल जी ने सोच समझकर साम्यवाद का कोई इसमें प्रभाव डाला हो। जो कुछ कहा गया है यथार्थ पर आधारित है। तो हाँ, अब यशपाल हैं वो साम्यवादी हैं, लेकिन जानबूझकर उन्होंने ऐसा कोई विचार इसमें डाला हो ऐसा मुझे नहीं लगता। ठीक है, उसके बाद कनक है जो कि जयदेव पुरी को चाहती है। ठीक है, फिर उसके बाद और भी लोग हैं। ठीक है, ये सभी लोग इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। और ये जो लाहौर है वो जब देश विभाजन के बाद पंजाब में चला जाता, जो पाकिस्तान है उसमें चला जाता है लाहौर, तो पंजाब का विभाजन 2 भागों में हो जाता है। ठीक है, तो जब तारा जो होती है इस देश विभाजन के बाद वो सोमराज के साथ नहीं रहना चाहती। ठीक है, तो उसके विवाह के बाद सोमराज के साथ वो रहना पसंद नहीं करती है और फिर झगड़ा हो जाता है। पहले ही दिन झगड़ा हो जाता है और वो भाग जाती है घर से। ठीक है, तारा। फिर उसके बाद देश विभाजन हो जाता है तो बहुत जो दंगे हैं वो हो जाते हैं, तो वो किसी तरह बाहर चली जाती है और गलत लोगों के हाथों में पड़ जाती है। फिर वहाँ से बच निकल कर भारत शरणार्थी के रूप में आती है। ठीक है, तो यहाँ तक पहला पार्ट समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है जब तारा भारत में शरणार्थी के रूप में आ जाती है। तो जो पहला पार्ट है उसके अंत में ये देखने को मिलता है कि जो शरणार्थी लोग हैं उनकी दशा क्या थी उस समय, ये देखने को मिलता है पहले पार्ट के अंतिम भाग में। जबकि भारत देश में शरणार्थियों का मतलब जो शरणार्थी लोग हैं उनकी क्या दशा है, ये झूठा सच के दूसरे पार्ट में हम पहले भाग में देख सकते हैं। फिर उसके बाद
जो लोग थोड़ा उच्च वर्ग के लोग होते हैं वो मतलब जो उस समय की जो राजनीतिक दल थे उसमें उच्च वर्ग के लोग जो होते हैं उनका जीवन कैसा था ये भी हमको देखने को मिलता है इस दूसरे भाग में। और तारा जो कुछ मतलब पढ़ी लिखी होती है तो वो कुछ काम करना चाहती है, लेकिन उसमें भी उसको बहुत सारी समस्याओं को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके बहुत से कारण इसमें दिखाए गए हैं। तो विशेष रूप से इस पूरे उपन्यास में एक बात जो मुझे अच्छी लगी वो ये है कि इसमें बहुत ही संघर्ष तो दिखाया गया है और यथार्थ भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन के प्रति एक हम कह सकते हैं कि जो जीने की एक चाहत होती है किसी हृदय में, तो उससे जीवन कैसे चलता है कठिन समय में भी ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बात है। तो यहीं से दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है जब तारा भारत पहुंचती है शरणार्थी के रूप में। ठीक है, तो यहाँ के सभी हाल देखने को मिलते हैं उसको, और बस इन्हीं बातों पर ये उपन्यास लिखा गया है। ठीक है, वैसे कहने को तो बहुत संक्षिप्त लग रहा होगा आपको, लेकिन कहीं ना कहीं यथार्थ का अच्छा चित्रण देखने को मिला इसमें। और धर्म के नाम पर, जो संस्कृति के नाम पर रूढ़िवादिता फैली है, इस पर लेखक ने बहुत विस्तार से लिखा है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, मतलब केवल बता के नहीं रख दिया खाली। ठीक है, तो उन्होंने बहुत विस्तार से दिखाया है कि क्यों इतना विकास जो है हमारे देश में नहीं हो पाता है। यहाँ केवल लड़की ही नहीं, जो घर के लड़के होते हैं उन पर भी परिवार जो है वो धर्म के नाम पर या संस्कृति के नाम पर, ठीक है, उनको रूढ़िवादिता से दबा देता है। तो ये सब बातें इसमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो रूढ़िवादिता जो है वो समाज के लिए बहुत ही हम कह सकते हैं कि अच्छा नहीं है। ठीक है, इस रूढ़िवादिता के कारण तारा को बहुत सारी समस्याएं देखनी पड़ती हैं। ठीक है, मतलब वो इतना पढ़ी लिखी होती है और वो कमा भी सकती है अपने परिवार के लिए, लेकिन फिर भी परिवार उसको वो चांस नहीं देता और उसे घर से बाहर कर देता है, मतलब विवाह करके भेज देता है। ठीक है, और जो जयदेवपुरी है उस पर भी परिवार का दबाव बना रहता है लड़का होने के बाद भी। मतलब इस उपन्यास में यही दिखाया गया है कि जो रूढ़िवादिता है वो केवल लड़की पर ही नहीं, लड़के पर भी अपना जो प्रभाव है दिखाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सभी में समानता होनी चाहिए, ये बात इसमें कहा गया है। ठीक है, और भी बहुत बातें हैं, फिर कभी बात करेंगे इस पर। ठीक है, तो धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स।